वेलकम टू द 9th सेशन ऑफ आवर वीडियो। ये हमारा 9th सेशन होगा। हमारे पहले के सेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन गो एंड वॉच ऑल द सेशंस। दिस विल बी अवर 9th सेशन, विल बी टारगेटिंग टू द माइक्रोबायोलॉजी ओनली। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा माइक्रोबायोलॉजी से डेडिकेटेड, और नेक्स्ट वीडियो से हम सेल बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। ये इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करने वाला है, IIT जैम, गैट, गेट, एक्सेल, सीईटी, पीजी एंड एफा को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कुछ रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. So today we were doing viroids and prions related questions. So question number 1, let's start with question number 1. Infectious single-stranded RNAs in plant that are not associated with any protein are called. पहले आप लोग ट्राई कीजिए। So the infectious single-stranded RNAs के बारे में पूछा गया है प्लांट्स के अंदर that are not associated with any protein is called viroids, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। विरोइड्स जो है वो एक तरीके के इन्फेक्शियस प्लांट पैथोजेंस है जिनके अंदर प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, प्रोटीन कोड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, एंड उनके पास जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अलॉन्ग विथ उनके पास जो वायरसेस हम देखते हैं, नॉर्मल जो वायरसेस हम देखते हैं उससे ये स्मॉलर होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। तो ये हमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक किससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। सो आई होप सो आप आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, which is also related to viroid only। viroid के बारे में पूछा गया है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो आप पहले ट्राई कीजिए। ये बहुत सही डायरेक्ट सा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये यहाँ पे। विरोइड्स अफेक्ट मोस्टली प्लांट, ये एक करेक्ट है जो कि हमने ऊपर ही देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में। इट्स आरएनए इज सर्कुलर, इट इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर में। विरोइड्स पोजेस अबाउट 300 to 400 न्यूक्लियोटाइड, इट इज आल्सो करेक्ट। उसमें रफली 246 से लेके 400 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर्स नहीं हो सकते। लास्ट ऑप्शन ही हमारा बचता है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये कह रहा है दैट इट्स कैप्सूल इज क्वाइट स्मॉल, ये हमारा करेक्ट आंसर है बिकॉज उसमें कैप्सूल एब्सेंट रहता है। तो कैप्सूल स्मॉल बिग ऐसा कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो हमारा कैप्सिड है यहाँ पे उनके पास कैप्सिड नहीं होता, यहाँ पे कैप्सिड एब्सेंट करते हैं वो लोग। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। विरोसॉइड से रिलेटेड यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। विरोसॉइड हमने ऊपर ही देखा था, विरोसॉइड जो है वो एक स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना हुआ होता है। यहाँ पे इससे रिलेटेड हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। अ सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड, यस इट इज करेक्ट। तो सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो अपने मास्टर वायरस पे कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं हर चीज के लिए, इसीलिए यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे ही हमारा पी करेक्ट हुआ, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे ऑप्शन के आंसर के लीक के से बाहर हो गया। अ नॉन कोडिंग आरएनए, इट इज आल्सो करेक्ट। उनके पास जो आरएनए होता है वो नॉन कोडिंग होता है क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का प्रोटीन या एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, इसकी वजह से वो कोड नहीं कर पाते आरएनए को। तो यहाँ पे क्यू भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन में सभी में क्यू है। अब हम आगे चेक करते हैं यहाँ पे राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो
रेप्लिकेशन के टाइम पे यूज होता है यहाँ पे, जो लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं उन्हें क्लीव करने के लिए। तो इनके पास जो राइबोजाइम प्रेजेंट होता है, सॉरी इज राइबोजाइम, इट इज आल्सो करेक्ट। तो हमारा आर भी करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक बार हम एस को चेक कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये करेक्ट है कि नहीं। और विरोइड विद अ कैप्सूल, यहाँ पे जो बोला गया है कि विरोइड के पास यहाँ पे कैप्सूल होता है, ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है, क्योंकि विरोइड के पास कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, ये हमने ऊपर ही देखा था। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डी भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी क्यू एंड आर। इस तरीके से हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। See, this are talking about prions. Prions related हमें टू प्रॉपर्टीज यहाँ पे पूछी गई है। यहाँ पे दो टर्म यूज किए गए हैं, एक PRPC और दूसरी टर्म है वो PRPSC। तो इसका मीनिंग एक्चुअल में है क्या? PRPC ये एक तरह का नॉर्मल सेलुलर प्रायन है, दिस इज अ नॉर्मल सेलुलर प्रायन, जो कि प्रोटीज एंजाइम से टूटा हुआ होता है। और यहाँ पे PRPSC जो है वो एक इन्फेक्शियस डिसीज कॉजिंग प्रायन है, हमें देखने मिलेगा। इन्फेक्शियस हम बोल सकते हैं, जो कि प्रोटीज एंजाइम से रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो टाइटली पैक्ड होता है, व्हाइल PRPC जो है वो प्रोटीज एंजाइम से टूट सकता है, वो रेजिस्टेंट नहीं होता। तो देखते हैं अब हमारे जो ऑप्शंस है वो क्या कह रहे हैं। PRPSC इज अ प्रोटीज रेजिस्टेंट प्रोटीन, ये हमने यहाँ पे देखा था, इट इज अ करेक्ट वन। तो यहाँ पे हमारा P जो है वो ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन B जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन Q यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ऑप्शन Q इज टॉकिंग अबाउट जीन फॉर PRPC नॉर्मली एक्सप्रेस इन द ब्रेन, इट इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो है वो ब्रेन के CNS में देखने मिलता है हमें। तो यहाँ पे इसका जो जीन है वो ब्रेन के CNS में प्रेजेंट है, तो Q भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो Q सभी ऑप्शन में दिख रहा है हमें। एक बार पढ़ते हैं हम R को। PRPC इज अ GPR लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जो है ये भी करेक्ट है। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस होता है उसके सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंकर होता है वाया GPR लिंक्ड प्रोटीन। तो R भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से A ऑप्शन कट हो गया। लास्ट वाले ऑप्शन पे हमारे समझ में आ जाएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। PRPSC form has a high content of beta sheet as compared to PRPC. It is also correct. PRPSC यानी कि जो infectious form है वो highly flexible, उसके पास बीटा शीट प्रेजेंट होती है यहाँ पे, लेकिन इसके पास बीटा शीट एब्सेंट होती है। इसके पास सिर्फ अल्फा हेलिक्स शीट ही प्रेजेंट होती है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में, बट यहाँ पे इसके पास बीटा शीट प्रेजेंट होती है, इनसोल्यूबल फॉर्मेट में होता है ये। तो इस तरीके से हमारा एस भी करेक्ट हो जाएगा और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों भी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे करेक्ट है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट फॉर द विरोइड एंड प्रायन। सी यहाँ पे बोला गया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ नॉक्ड आउट माउस फॉर PRP genes
becomes resistant to infection by PRPSC. A knocked out mouse for PRP gene, यहाँ पे यानी क्या बोला गया है कि PRP जीन जो है वो एब्सेंट है, तो फिर वो माउस जो होगा वो रेजिस्टेंट होगा PRPSC के इन्फेक्शन से। PRPSC यहाँ पे इन्फेक्शियस कॉजिंग है, लेकिन वो यूज करता है PRP जीन को एज अ इंटरमीडिएट। तो अगर वो है ही नहीं तो यहाँ पे वो जो माउस है वो रेजिस्टेंट बन जाएगा PRPSC से। PRPSC उसके बॉडी में आके भी उसे इन्फेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका इंटरमीडिएट यहाँ पे एब्सेंट है। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट आंसर होगा। इट इज ओनली करेक्ट बट वी विल सी फॉर द नेक्स्ट ऑप्शंस एज वेल। A knocked-out mouse for PRP gene becomes sensitive to infection by PRPS. It is false, हमने ऊपर ही देखा था। अगर PRP जीन ही नहीं है तो फिर उसे इन्फेक्शन नहीं हो सकता PRPSC से, प्रायोन से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। A mouse with no PRPC develops neurodegenerative disorder. It is also false, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अच्छे से रहेगा। उसके अंदर PRPC नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई भी डिसऑर्डर का occur करेगा। So it is also a wrong statement. A PRPSC protein can infect an animal that has the different type of endogenous PRPC protein. It is also false. PRPSC और PRPC ये एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बाउंड्री में कनेक्टेड होते हैं। ये एक तरह का स्पीसीज बैरियर क्रिएट करते हैं जो कि कोई भी एनिमल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता जिनके पास डिफरेंट तरह का एंडोजीनियस प्रोटीन हो। तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है ए है इट विल बी दी करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई कीजिए एंड देन वी विल लुक फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी स्टडी किए होंगे या फिर यहाँ पे भी आपने इस माइक्रोबायोलॉजी में भी स्टडी किए होंगे। जो ये कंसेप्ट बहुत जगह पे लगते हैं तो आई विल सजेस्ट कि एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन देखिए पी वाला, Chloramphenicol inhibits protein synthesis on ribosome in mitochondria. It is correct, ये डायरेक्ट आंसर होगा हमारा। तो पी ऑप्शन सभी में है, सो यहाँ पे ये करेक्ट ही होगा। Puramycin is a structural analog of a tRNA molecule linked to an amino acid. It is also correct. तो यहाँ पे Q जिसमें नहीं है वो यहाँ पे कट हो जाएगा, तो आंसर हमारा बी या डी ही होगा। यहाँ पे अभी Q, P, R सभी है, S भी है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे T वाला चेक करना है। तो चलिए T वाला चेक करते हैं। Tetracycline blocks binding of amino acyl tRNA to A site of ribosome. See, ये जो बोला गया है अमीनो असाइल tRNA से रिलेटेड करता है, वो सिर्फ यूकैरियोटिक राइबोसोम है उस पे एक्ट करता है यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। ये राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम पे एक्ट नहीं करता क्योंकि दोनों भी का स्ट्रक्चर दोनों भी अलग अलग होता है। एक होता है 70S, एक होता है 80S। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से सिर्फ ये यूकैरियोट्स को इन्फेक्ट करता है, यूकैरियोट पे एक्शन लेता है, ना कि प्रोकैरियोट पे। तो ये इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा और जैसे ही ऑप्शन डी रॉन्ग हुआ हमारा ऑप्शन बी ये यहाँ पे करेक्ट होगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी PQRNS। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Question number 2 is talking about sulfur drugs are effective antibiotics which inhibits the formation of folic acid by acting as. पहले आप ये वाला मैकेनिज्म समझ लीजिए। यहाँ पे PABA यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को यूज करके बैक्टीरिया नॉर्मली यहाँ पे फोलिक एसिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो PAB है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे सल्फर ड्रग्स से मिलता जुलता होता है, यानी कि सल्फोनामाइड से यहाँ पे वो मिलता जुलता होता है, सिमिलरिटी होती है। इसीलिए वो यहाँ पे PABA के जगह पे यहाँ पे सल्फर ड्रग्स आके बाइंड कर जाते हैं और यहाँ पे फोलिक एसिड सिंथेसिस को यहाँ पे वो इनहिबिट करते हैं, यहाँ पे रोक लेते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो सल्फर ड्रग्स है वो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह वर्क कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं यहाँ पे PABA के साथ उस जगह पे बैठने के लिए, उस जगह पे आने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ये वाला जो है वो एंटीबायोटिक से रिलेटेड पूछा गया है। इसका जो है वो डायरेक्ट आंसर आपको लर्न करना पड़ता है। जैसे आप अगर एंटीबायोटिक्स को लर्न करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटी स्पेक्ट्रम के बारे में। एक्टिनोमाइसिन डी जो है वो यहाँ पे एक तरह का एंटी ट्यूमर है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, P का 3। जैसे ही P का 3 हुआ यहाँ पे D हमारा आउट हो गया। देन डाइन्यूरोब्यूसिन, I don't know about its pronunciation, sorry for that। तो Q का जो होगा वो एक तरह का हमारा एंटी प्रोटोजोल होगा, एंटी प्रोटोजोल की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही Q का 4 हुआ हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। राइफेमाइसिन जो है वो यहाँ पे एंटी ट्यूबरक्लोसिस है। ग्लिसियोफिल्विन जो है वो एंटी फंगल है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और P3, Q का 4, R का 2 एंड S का 1। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के ऊपर पूछा गया है। दे प्रोड्यूस लैक्टामेज एंजाइम विच इनएक्टिवेट्स पेनिसिलिन बाय। तो यहाँ पे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरह का एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं लैक्टामेज। अब ये लैक्टामेज जो है वो पेनिसिलिन को इनएक्टिव कर देता है, वो इस तरीके से कि वो जो CN बॉन्ड होते हैं उन्हें वो यहाँ पे हाइड्रोलाइज करता है बीटा लैक्टामेज चेन के ऊपर। बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर यहाँ पे जो CN बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं अमाइड लिंकेज के, वो उन्हें यहाँ पे हाइड्रोलाइज करता है। और ऑप्शन डी इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम हमारे 5th क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है पेनिसिलिन एंड लाइसोजाइम प्रिवेंट सिंथेसिस एंड कॉज लाइसिस रिस्पेक्टिवली ऑफ सेल वॉल्स ऑफ। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, माइक्रोकॉकस लाइसोडेक्टिकस। तो ये क्यों? तो बिकॉज ये जो है वो ऐसे सेल वॉल पे अटैक करता है और ये प्रिवेंट करता है सिंथेसिस को जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। और हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। और यहाँ पे जो ए वाला जो बैक्टीरिया है माइक्रोकॉकस लाइसोडेक्टिकस, तो ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके पास बहुत थिक लेयर होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की, तो यहाँ पे वो जो है वो एक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, जो कि माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा आर नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन बिकॉज, ये हमने पहले के सेशंस में बहुत अच्छे से किया था।
माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए उनके ऊपर पेनिसिलिन एक्ट नहीं कर सकती, वो रेजिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमने बहुत बार सॉल्व किया है पहले के वीडियोस में, इसीलिए आप अभी जाके चेक कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग नहीं, यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे कौन से एंटीबायोटिक्स है जो कि फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। सो हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड है वो किसे ट्रीट करता है, तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक है। सेफेलोस्पोरिन जो है वो भी बैक्टीरिया को ट्रीट करता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। पी क्यू कैंसिल कर देंगे, पी क्यू यहाँ पे है और कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ग्रेसियोफुल्विन जो है वो यहाँ पे एक फंगल एंटीबायोटिक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आर किस में नहीं है, आर डी ऑप्शन में नहीं है। देन कॉलिन्स, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाला एंटीबायोटिक है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। देन बैसिट्रेसिन जो है वो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए है, ना कि फंगल। तो ये यहाँ पे फंगल का पूछा गया था और हमारा RNSC है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। और ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। इस तरीके से हमने जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम आई होप सो हम सेल बायो के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सेल बायो से बहुत बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो इसे हम बहुत अच्छे से करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक वाइज सेशंस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप सिंपली जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होगा। आई होप सो आपको माइक्रोबायोलॉजी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी का सेशन लेंगे तो हम उसमें टारगेट करेंगे IIT जैम को लेके। IIT जैम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अभी हमारा वेटेज किस तरीके से पूछा जाता है। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।